नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। IF ट्रुथ पर आपका स्वागत है। जब देश 8वें वेतनमान को लगाने की तैयारी कर रहा है, पश्चिम बंगाल जो अपने आप को प्रोग्रेसिव और बहुत ऐसा प्रदेश होने का दावा करता है जो पूरे देश के तुलना में 100 साल पहले की सोचता है, उस प्रदेश में अब तक छठा वेतन आयोग लागू है। मतलब 8वें की बात तो दूर रही, 7वां भी अभी नहीं लागू हो रहा है, जबकि बाकी सारे जगहों पर 7वां तो लागू हो गया है और जैसे ही केंद्र में 8वां लागू होगा, सारे प्रदेश भी 8वें की तैयारी में लग जाएंगे। अब आप इस बात का अनुमान लगाइए कि क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल की। न केवल सरकारी नौकरियों में बल्कि बाकी जगहों पर भी रोजगार को लेकर के मुश्किलें हैं। और DA पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा, इसलिए कि DA प्रदेश सरकार ने रोक रखा था और उसको तुरंत रिलीज़ करने की बात अदालत ने कही थी। इसके अलावा जो प्राइवेट नौकरियां हैं या बाकी सब जगहों पर हैं, उसका जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनका दावा है कि उस पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा है और यही एक बड़ा कारण है कि वहाँ पश्चिम बंगाल के लोग माइग्रेट करके दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। एक ये मिथ क्रिएट किया हुआ है कि सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लेबरर्स जो हैं वो बिहार के हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल भी इस तुलना में कहीं पीछे नहीं है और वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट करके दूसरे प्रदेशों में नौकरी करते हैं। आप किसी भी प्रदेश में जाइए, मतलब केरल तमिलनाडु से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के आसाम, हर जगहों पर कहीं पर भी जाइए, आपको दिल्ली और उत्तर प्रदेश का नोएडा और ये सारे जगह तो फरीदाबाद और गुड़गांव तो भरे पड़े हैं। खैर, तो ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या का निपटारा संजीदगी से हो सकता है, दंभ से नहीं। जिस तरह का दंभ पश्चिम बंगाल के नेता, मैं किसी अभी के नेता की नहीं बात कर रहा हूँ, पहले के भी नेता, और लगातार इस दंभ में रहे हैं कि वो उन्होंने सबको पढ़ना लिखना और ये कुछ सिखाया, अपने लोगों को ही कुछ नहीं सिखा पाए, तो ये अलग बात है। और सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनमें से कोई भी इस तरह का नहीं है जो पश्चिम बंगाल में बचा हो। तो ये एक स्थिति है जिसको समझने की ज़रूरत है। अब चुनाव में इस बात पर बहस चल रही है। प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी शासन में आती है तो वहाँ पर तुरंत ही 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। अब चूंकि सीधे 6 से 8 पर नहीं शिफ्ट हो सकते, इसलिए 7वें वेतन आयोग को लगाने की तुरंत प्रभाव से बात कही जा रही। एक और अन्य महत्वपूर्ण खबर है जिसको समझ लेना चाहिए, वो ये कि कांग्रेस के 2 जगहों पर कैंडिडेट्स ने अपना नाम वापस लिया है। एक जगह तो चुनाव है, वहाँ आज मतदान चल रहा है, तो वहाँ चुनाव मतदान के ठीक एक दिन पहले, मतलब जो उदालगुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आसाम की, वहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट थे सुरेन दाईमारी। उन्होंने अपना जो है नॉमिनेशन अब वापस तो लिया नहीं जा सकता है ऐसे उस पर, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी वोटिंग के एक दिन पहले। अब नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि मार्च में ही थी, तो वो अब संभव नहीं हो सकता था, तो उनका नाम तो बैलेट या जो वोटिंग मशीन है उसमें तो रहेगा, लेकिन वो दौड़ से इस बाहर हो चुके हैं। अब इसमें चाहे कांग्रेस का बयान हो, चाहे बाकी लोगों का बयान हो कि वो सीट कमज़ोर थी, इन्होंने हाल फिलहाल ही मतलब दाईमारी साहब ने हाल फिलहाल में ही पार्टी ज्वाइन की थी, तो ऐसी स्थिति में उनका जाना या उस सीट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कांग्रेस मानकर चल रही थी कि वो सीट ये हार रही थी, मतलब 73 वर्षीय जो दाईमारी साहब हैं वो चुनाव हार ही रहे थे, तो इससे उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ बड़े जोश खरोश के साथ ऐसा कहा जा रहा था कि जो सुनेत्रा पवार हैं, अजीत पवार की पत्नी, जो जो चुनाव अपना लड़ रही हैं, उस चुनाव में उनको अनअपोज्ड ही वो चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन कांग्रेस ने अपना मतलब कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था।
अब कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था, उसका चुनाव होना था, लेकिन अब जो है ये जो बारामती बाईपोल है, इसमें से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मतलब जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, उसने अपना नाम वापस ले लिया है। अभी जो ये बारामती का बाई इलेक्शन होना है, और अब उसके बाद 22 जो हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इनके खिलाफ हैं। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार वाली थी, उनकी कैंडिडेट हैं सुनेत्रा। अब ये कुल मिलाकर के 2 जगह से कांग्रेस जो है वो अपने कैंडिडेट वापस की। मतलब ये कि किस तरह से लगातार जो है वो किसी निर्णय या कोई ऐसा निर्णय जो मजबूती के साथ लिया है, उसके अभाव में न तो पार्टी को आसाम में सपोर्ट कर पा रहे हैं और न महाराष्ट्र में, जहां पर कि कैंडिडेट पहले डिसाइड होता है, ये हो जाता है और उसके बाद फिर वापस ले लिया जाता है। अब ये जो है उनके लिए, एनसीपी के लिए, जो एनसीपी के अध्यक्ष भी हैं, उनके लिए वन साइडेड अफेयर तो हो जाएगा, लेकिन इससे कांग्रेस की किरकिरी हुई है। कांग्रेस की लगातार जो किरकिरी है इस मामले में हुई है। मध्य प्रदेश में इंदौर में एक काउंसिलर, कांग्रेस की काउंसिलर है फौजिया शेख आलिम, उन्होंने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया। अब अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने जो वंदे मातरम है उसमें जो 2 स्टैंजा के बाद बाकी सारे स्टैंजा डिलीट कर दिए थे, उसको एक बार फिर जोड़ दिया। और अब जो सरकार के कार्यक्रम होते हैं उनमें भी पूरा का पूरा वंदे मातरम गाया जाता है। इसको लेकर के विरोध भी हुआ था, लेकिन वंदे मातरम को लेकर के जो मुसलमानों का एटीट्यूड है वो हमेशा से, वो किसी भी राजनीतिक दल में रहे हों, वो मुस्लिम लीग वाला ही रहा है। अब चाहे समाजवादी पार्टी के नेता संभल के साथ पुराने सांसद रहे हैं जो अब जीवित नहीं हैं, या उनके ग्रैंडसन जो हैं वो वहाँ से जीत कर के आए हैं, या बाकी और कोई सांसद हो, वो वंदे मातरम नहीं गाता है और इसको बहुत बिना किसी लगाव उसके कहता है कि उनकी जो धार्मिक पुस्तक है वो उसको ऐसा करने से मना करती है, इसलिए वो नहीं गाते हैं। और यही स्टैंड जो है पार्टीशन से पहले जो है वो रहा है मुस्लिम लीग का। अब पहली बार ये गाना जो है एक मुस्लिम नेता ने ही गाया था, लेकिन बाद में इसको विवाद बना दिया गया और जिन्ना ने इसको बखेड़ा कर दिया। अब इस बात को लेकर के अभी तक वो माइंडसेट वही है। अब बहुत सारी चीज़ें मुसलमानों को नहीं पसंद आती थी जो भारत में होती थी, और इसी कारण उन्होंने पाकिस्तान मांगा और पाकिस्तान ले भी लिया। लेकिन एक बड़ा सेक्शन जो है वो यहाँ रह गया। उसके बाद भी वो उन्हीं बातों को स्वीकार करता है। अब ये जो फौजिया शेख आलिम है, एक और काउंसिलर ने ऐसा मना किया था। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो उसके समर्थन में है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम कांग्रेस के गुलाम नहीं हैं, और अगर कांग्रेस इस तरह की बात करेगी तो वो एमआईएम में चली जाएंगी, एमआईएम का दामन थाम लेंगी। मतलब ये कि उनको मालूम है कि एमआईएम इस तरह की बात नहीं करता है, और ये उनकी पार्टी जो है जब तक कांग्रेस मुसलमानों की बात करेगी तब तक तो उनके साथ हैं, लेकिन अगर वो उनकी बात नहीं करेगी तो वैसे राजनीतिक दल में चली जाएंगी जो उनकी बात करेगा, लेकिन वो भारत के किसी इंटरेस्ट के साथ या भारत के किसी उसके साथ नहीं खड़ी होंगी। ये एक बहुत स्पष्ट बात है। अब एक और मसला है कि भारत में सोशल मीडिया में 2 तरह की बातें चल रही हैं।
जब से सीज फायर हुआ है तब से सोशल मीडिया इस बात को लेकर के गर्म है, विशेष रूप से भारत पर तंज कस रहा है कि जो लोग विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे थे वो लोग पीछे रह गए और अब पाकिस्तान नया विश्व गुरु है, इसलिए कि उसने अमेरिका और ईरान की जो युद्ध विराम की डील करा दी है। अब ये एक बड़ा अहम सा मसला है कि इसमें अमेरिका की इसमें पाकिस्तान की कितनी भूमिका है और क्या भूमिका है, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन भारत के लोगों को इससे क्या मिल रहा है अगर भारत इस जो समझौता हुआ है, इस समझौते से अपने आप को अलग रखा है और पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका ने अपने हिसाब से किया है, तो और दूसरा ये कि क्या इस डील से जो वार है वो रुक गया है, लेबनान पर हमले नहीं हो रहे हैं या ईरान इजराइल पर हमले नहीं कर रहा है, तो क्या अमेरिका का जो ये जो फेस सेविंग वाला फार्मूला है उसको बचाने के लिए पाकिस्तान आया है और ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। और क्या पाकिस्तान के समर्थन के लिए ये सब कहना ज़रूरी है या भारत को ह्यूमिलिएट करना ज़रूरी है? हालांकि इसमें भारत ह्यूमिलिएट नहीं हो रहा है, भारत ने अपनी राजनीति, अपनी जो डिप्लोमेसी है वो बहुत बेहतर ढंग से खेली है बिना किसी खेमे का हिस्सा बने। लेकिन जिन लोगों को अंदर से अंदर खाने इस तरह की खबर आई है कि भारत इसमें ह्यूमिलिएट हुआ है, वो ज़रूर एक्सप्लेन कर रहे होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो पाकिस्तान को विश्व गुरु या कुछ लोग ईरान को विश्व गुरु बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ है, सिवाय इसके कि उसको कुछ पैसे या कुछ ऐड या कुछ डोनेशन और मिल जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। इससे एक आतंकवादी देश की रेपुटेशन नहीं बढ़ने वाली है, वो खुद आतंक फैलाने वाला देश है और दूसरे आतंक फैलाने वाले ईरान को समर्थन के बचाव में खड़ा हुआ दिख रहा है। इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।